नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। अनफिल्टर्ड इंडियन पे आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। 1975 में जब भारतीय संविधान में दो शब्द जोड़े गए, सेक्युलर और सोशलिस्ट, और जिस तरीके से पिछले 50 साल में इन दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसने ना ही सिर्फ भारतीय राजनीति बल्कि भारतीय डेमोक्रेसी की सेहत के लिए बहुत बेहतर नहीं रहे। इसी सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल कर कर लगभग 40 साल तक संपूर्ण विपक्ष को कम्युनल बताया गया। इसी सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल कर कर 1990 के दशक में एक झटके में तीन तीन निर्वाचित सरकारों को हटा दिया गया। इसी सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल कर कर हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द गढ़े गए। इसी सेक्युलरिज्म का इस्तेमाल कर कर एंटी कम्युनल वायलेंस बिल जैसे कानून लाने का प्रयास किया गया। लेकिन जो लोग सेक्युलरिज्म का नाम ले लेकर थकते नहीं थे, जब उनके सेक्युलरिज्म का लिटमस टेस्ट की बात आई तो उनकी हवाइयां उड़ जाती। कुछ ऐसा ही हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका फाइल की गई तिरुपति नरसिम्हा मुरारी के द्वारा। उन्होंने एक याचिका फाइल की कि भारत में एक पॉलिटिकल पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आप देखिए उसके नाम, अगर आप उसमें देखेंगे तो क्या क्या शब्द आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया जो ये पार्टी रजिस्टर की गई है, इसके अंदर जो शब्द आ रहा है मुस्लिमीन, एक मजलिस मुस्लिमीन के लिए, वो जो भारतीय संविधान है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उसका साफ ये उल्लंघन करती है। क्योंकि आप धर्म के नाम पर एक सेक्युलर राष्ट्र में, क्योंकि सेक्युलर तो भैया इन लोगों ने ही जोड़ा शब्द, वो अलग बात है। जब अंबेडकर का संविधान आया था उसमें सेक्युलर शब्द नहीं था, उसके ऊपर व्यापक बहस भी हुई थी क्यों नहीं था, लेकिन इन्होंने जोड़ा इमरजेंसी का इस्तेमाल करते हुए। अगर मान लीजिए उसी को हम बेस लाइन मान लेते हैं तो ये शब्द नहीं होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका जाती है तो सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से तर्क और वितर्क करता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए। इसमें जो याचिका करता है उनके वकील हैं विष्णु शंकर जैन। वही विष्णु शंकर जैन जो जहां जहां हिंदुओं के मंदिरों पर अतिक्रमण किया गया है उसकी लड़ाई लड़ने वाले कोई हैं तो विष्णु शंकर जैन और उनके पिता हैं। और वो अपना तर्क लेकर जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो देखिए क्या बातचीत होती है वहां। तर्क ये रखा गया कि भैया पार्टी के अंदर मुसलमान शब्द आता है तो उसे उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाना चाहिए। पहले आपको बता दूं, ऑल इंडिया जो एआईएमआईएम है, सबसे पहले एमआईएम थी, 1927 में बनी थी। उसके बाद इसकी जो कमान है वो कासिम रिजवी के हाथ में जाती है। कौन कासिम रिजवी? वही कासिम रिजवी जिसने रजाकारों की फौज बनाई थी, भारत के खिलाफ लड़ा था, भारत को ऑपरेशन पोलो लॉन्च करना पड़ा था। और 1958 में जब कासिम रिजवी देश छोड़कर पाकिस्तान चला गया था तो उसकी कमान उसने ओवैसी के दादा को देकर गया था। अब इन्हें लगा कि भैया अगर एमआईएम नाम रखा रहा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हमें तो फिर वो रजाकारों के साथ और देशद्रोहियों के साथ जोड़ा जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसमें ऑल इंडिया और जोड़ देते हैं और कह देते हैं भैया ये तो नए, पिछले से कोई मतलब नहीं है। अब इस एआईएम का रजिस्ट्रेशन भी जून 1, 1992 को अंदर हुआ था और 2014 में एक स्टेट पार्टी बन गई थी तेलंगाना के अंदर। खैर ये उसकी इतिहास है। अब लेकिन जब इसकी बात आती है सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भैया इसके संविधान में तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, इसका संविधान ये कहता ही नहीं है कि ये भारत के सेक्युलर फैब्रिक को नहीं मानता है। और जज कौन थे? जस्टिस सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची, दो जज की जो खंडपीठ है, जो दो जज की जो बेंच है, वो ये बात कर रही है। उन्होंने कहा इसके संविधान कहीं आता नहीं है कि भैया ये सेक्युलरिज्म को नहीं मानते हैं, भारतीय उसको नहीं मानते, नाम में हमें मुस्लिमीन है तो क्या दिक्कत हो गई। लेकिन जज साहब ये देखना भूल गए कि ये वो पार्टी है जो इस्लामिक शिक्षा को बढ़ाने की बात करती है। जब विष्णु शंकर जैन ये कह रहे हैं कि भैया ये कुरान को पढ़ाने की बात करती है कि भैया कुरान का प्रचार प्रसार, तो जज साहब कहते हैं तो क्या हुआ, स्क्रिप्चर्स पढ़ने में क्या दिक्कत है। मेरा सवाल यह है कि क्या पॉलिटिकल पार्टियों का काम स्क्रिप्चर्स पढ़ाना है क्या? यह तर्क रखा गया विष्णु शंकर जैन की तरफ से कि भैया कल को कोई वेद उपनिषद पढ़ाने वाली पॉलिटिकल पार्टी अगर हम रजिस्टर कराने लगे तो इलेक्शन कमीशन रजिस्टर नहीं करेगा। तो जज साहब कहने लगे नहीं नहीं, उसके लिए तो बहुत सारे फोरम है, आप वहां चले जाइएगा। मतलब आपके हर तर्क के लिए एक जवाब है, सिर्फ समस्या का निदान नहीं है, बाकी सब कुछ है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। उसके बाद ये तर्क रखा गया कि शरिया कोर्ट की ये बात करता है और इस देश के अंदर शरिया कोर्ट इलीगल है, सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है, लेकिन पार्टी कहती है कि शरिया कोर्ट्स होने चाहिए। तो भैया ये कौन से संविधान को मानता है? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का जो फ्रेमवर्क है, जो उसके लिए गाइडलाइन तय है, उन्हें मानता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा?
एक पर्टिकुलर धर्म के प्रोपोगेशन की बात ये कर रहा है, उसके शरिया कोर्ट की लगाने की बात ये कर रहा है, साथ ही मजलिस शुरा की बात ये कर रहा है और मुस्लिम रिजर्वेशन की बात ये कर रहा है। मुस्लिम रिजर्वेशन तो साफ साफ संविधान में है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होगा। ये सारी बातें इसके अंदर हो रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि नहीं नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं दिखती। और बात ये कहा जाता है कि जो वकील साहब है उनकी तरफ से तर्क रखा जाता है ये सिर्फ मुस्लिमों के राइट की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा तो क्या हुआ, मुस्लिमों के राइट की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कल को भारतीय जनता पार्टी ये कहने लगे कि भाई हम सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेंगे, हम हिंदुओं के राइट्स की बात करते हैं, तो वो कम्युनल हो जाता है, तो सारा का सारा ये सेकुलर गैंग कूद जाता है। आप ये देखिए इस देश के अंदर धर्म के नाम पर किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां रजिस्टर की गई। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग केरल में चलती है, वही मुस्लिम लीग जिसने भारत का विभाजन कराया, उसी मुस्लिम लीग में आईयू जोड़ दिया, ऑल इंडिया इंडियन यूनियन। भारत में जमात इस्लामी चलती है, जमात इस्लामी का पंजाब चैप्टर चलता है, जम्मू कश्मीर में चलता है, बंगाल में चलता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। भाजपा का कोई छोटा लो लाइन नेता होता है, वो कुछ दो शब्द कह देता है तो उस पर बवाल हो जाता है। नुपुर शर्मा को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके क्या बवाल कर दिया जाता है सब जानते हैं, लेकिन यहां नाम लेकर पूरी की पूरी दुकान चलाई जाती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती और कोई बात भी नहीं करता। मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं करती, उनके प्रवक्ताओं को बिठाया जाता है और उनसे कभी यह पूछा नहीं जाता भैया आपके नाम में यह है और आप सेक्युलरिज्म की दुहाई कैसे दे सकते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि भैया नहीं नहीं, वो ना आप एक पार्टी की बात मत कीजिए, आप इसे देखिए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, देखिए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कि देखिए इतनी सारी पार्टियां हैं जो कास्टिज्म पर वोट मांगती हैं और रीजनलिज्म के नाम पर वोट मांगती हैं। तो मतलब अगर रीजनलिज्म के नाम पर कोई पार्टी वोट मांग रही है या कास्टिज्म के नाम पर मांग रही है और वो राष्ट्रीय अखंडता के लिए दिक्कत है, अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी उससे आ रही है मान लीजिए बकौल सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट सुमोटो क्यों नहीं ले लेता? सुप्रीम कोर्ट तो हर चीज में सुमोटो ले लेता है। तो वहां दिक्कत क्या आती है? कौन रोक रहा है आपको जाकर उन चीजों का निराकरण करने के लिए? नहीं नहीं, वो जिम्मेदारी भी विष्णु शंकर जैन की है, वो जिम्मेदारी भी अश्विनी उपाध्याय की है, वो जिम्मेदारी भी फला वकील की है। सिर्फ कोर्ट की जिम्मेदारी है कि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी कब जाकर याचिका लगाएंगे और कब जाके उनकी तत्काल प्रभाव से सुना जाएगा। मतलब भरतनाट्यम में बैठे हैं तो भी आप जमानत दे देंगे, और जब कोई एक और व्यक्ति दूसरे पक्ष का आएगा उसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लगाने के लिए, तो आप कहेंगे अरे 2 दिन में हो गया, तो 2 दिन अगर रुकना पड़ गया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, उसे जमानत नहीं मिलेगी। और उसके बाद ये कहा जाता है कि आप सिर्फ एआईएमआईएम की बात क्यों कर रहे हैं, सब पार्टियों की बात कीजिए। तो ये तो वही तर्क हो गया कि भैया एक भ्रष्टाचारी है, उसका केस लेके ईडी सीबीआई जाएगी तो जज साहब कह देंगे सिर्फ इस भ्रष्टाचारी का केस क्यों लेके आए हो, भैया सबका लेके आओ। तो भैया अगर मान लीजिए आप उस पार्टी के लिए एक प्रेसिडेंट सेट कर देते, वो सबके लिए होता, वो आईयूएमएल के लिए भी होता, वो जमात इस्लामी के लिए भी होता, वो जो जो भी पॉलिटिकल पार्टी किसी धर्म के आधार पर है, हिंदू से ना हो चाहे कोई हो, वो सबके लिए होता, क्या दिक्कत थी? और ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट और ऐसे ही काम करता है जुडिशरी कि एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया, उसका इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट सेट करती है, उसका इस्तेमाल करके आगे के केसों में रेफरेंस लेकर आगे बढ़ाया जाता है या उसमें सुधार किया जाता है, जो भी किया जाता है बड़ी खंडपीठ बनाकर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो चाहिए कि बड़ा जुडिशियल रिफॉर्म होना चाहिए और वो जिम्मेदारी भी विष्णु शंकर जैन के ऊपर होनी चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट है, ये कह रही है कि अब ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन देखेगा, और कहा कि आप एक बड़ी याचिका लेकर आइए जिसमें सबका नाम हो। तो मेरा सुप्रीम कोर्ट से बात है, मेरा सवाल है, 2 सवाल है। अगर आप ये कह रहे हैं कि रीजनलिज्म के ऊपर देश में बात हो रही है और वो देश के लिए बहुत बेहतर नहीं है, तो मेरा सवाल यह है कि जो राज ठाकरे और शिवसेना अपनी रीजनल पॉलिटिक्स के नाम पर मराठा मराठा कर रहे हैं, मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूं, मैं कह रहा हूं हर व्यक्ति को 3 भाषा की जितनी ज्यादा से ज्यादा भाषाएं हो वो सीखनी चाहिए। आप जितनी ज्यादा भाषाएं सीखेंगे ना, आपका एनालिटिकल माइंड उतना डेवलप होता है। भारतीयों ज्यादा एनालिटिकल माइंड इसलिए होता है, ज्यादा बेहतर तरीके से इसलिए चीजों को कर पाते हैं क्योंकि मल्टीलिंगुअल है हम लोग। आप कहीं दूसरे देश में जाएंगे, वो एक भाषा सीखता है, ज्यादा से ज्यादा 2 भाषा सीखता है। एक भारतीय को यहाँ 2-2, 3-3 भाषा आ जाती है, इंग्लिश भी सीख लेता है, हिंदी भी सीख लेता है, मान लीजिए किसी और राज्य में काम करता है वो भाषा भी सीख लेता है, तो इसलिए बेहतर है। लेकिन भाषा के नाम पर जिस तरह की गुंडागर्दी राज ठाकरे और ये सब करते हैं, सुप्रीम कोर्ट उस पर लेता
लगाए ना एनएसए। क्यों वहां पर लोगों को डिमांड करनी पड़ती है हाई कोर्ट से, डीजीपी से कि राज ठाकरे के ऊपर एनएसए जाना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को रोज नहीं दिखता कि राज ठाकरे कहते हैं कि नहीं नहीं वो तुम सबक तो सबको सिखाओ, वीडियो मत बनाना, और ये कहता हजार लाखों की भीड़ की रैली के अंदर, तभी सुप्रीम कोर्ट सुमोटो नहीं लेता। जब सरकार को कोड बताया जाता है तमिलनाडु से, तब जाकर ये सुप्रीम कोर्ट सुमोटो नहीं लेता। या कोई भी जुडिशियरी, भैया वहां का हाई कोर्ट ले सकता है, सेशंस कोर्ट ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, कोई भी ले सकता है, नहीं लेगा। आप ये देखिए किस तरीके से डबल स्टैंडर्ड के तहत पूरी की पूरी जुडिशियरी चल रही है। मैं किसी एक जज की बात नहीं कर रहा, लेकिन किस तरीके से चल रहा है ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। और सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से मुद्दा भटकाता है, और या पूरी जुडिशरी, माफ कीजिएगा, वो किस तरीके से लटकाती है, ये साफ साफ दिख रहा है। महाराष्ट्र का ही केस ले लीजिए। मान लीजिए शिवसेना का विघटन हुआ, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने तय कर दिया कि भैया ये फ्रेमवर्क है और इस हिसाब से ही काम, और जो एमपी एमएलए किसके पास, ये तय कर लिया हमने, उसके आधार पर तय हो गया कि शिंदे ग्रुप को ये कमान मिलनी चाहिए। ठीक है साहब, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई फैसला नहीं दिया, कल सुप्रीम कोर्ट को हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को भी ओवरराइड कर दे। तो एक ही सुप्रीम कोर्ट एक ही चीज के लिए दो दो फैसले दे रहा है। वही जुडिशरी किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि भैया उदयपुर फाइल्स लॉन्च होनी चाहिए, हाई कोर्ट कह देता नहीं होनी चाहिए। आप ये देखिए, जो हायर कोर्ट है उसको सुपरसीड कर रहा है लोअर कोर्ट। तो मतलब आप जहां पर भी हिंदू हित की बात लेकर जाएंगे, जहां पर भी आप उन्हीं के द्वारा सेट किए गए फ्रेमवर्क के तहत अपनी बात रखने जाएंगे, तो आपको घुमा दिया जाएगा। आपको कहा जाएगा नहीं नहीं नहीं, एक पार्टी की बात नहीं कीजिए, ग्रेटर गुड की बात कीजिए। तो किस तरीके से पूरी की पूरी व्यवस्था को बुना गया है अपने फायदे के लिए, किसी एक व्यक्ति ने नहीं, पूरे सिस्टम ने। आप ये देखिए, उन्हें ये उस कोर्ट को ये नहीं दिखाई देता कि उमर अब्दुल्ला 1931 में किस तरीके से भारतीय राज्य के खिलाफ एक विद्रोह हो रहा था कश्मीर में, जब उसको कुचला गया, उसको वो मार्टिर्स डे मना रहा है, वो गलत नहीं दिखाई दे रहा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी क्या कर रही है, वो गलत नहीं दिखाई देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये सारी जिम्मेदारी विष्णु शंकर जैन की है कि वो एक नई फ्रेश पिटीशन फाइल कर। मजबूरी है वकील की भी, अब जज के खिलाफ जा नहीं सकता। वकील ने भी कहा ठीक है साहब, हम बड़ी याचिका कर लेते हैं, उसमें सबका नाम ले लेते हैं। अब उसमें क्या तर्क दिए जाएंगे, किस तरीके से उन चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा, ये देखना और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब क्या सुप्रीम कोर्ट रीजनलिज्म के बाद, सेक्युलरिज्म के बाद वंशवाद पर भी कोई एक्शन लेगी क्या, ये भी देखना है। अगर आपको व्यापक जुडिशियल रिफॉर्म करने हैं तो भैया फिर तो सब चीज की बात होगी। कास्टिज्म की ही क्यों बात हो, रीजनलिज्म की ही क्यों बात हो, सेक्युलरिज्म की ही क्यों बात हो, नेपोटिज्म की भी बात होनी चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर बात करेगी? करेगी। तो जिस तरीके से ये लोग खुला खेल फर्रुखाबादी चलाते आ रहे हैं और एक दूसरे को बचने के लिए एक दूसरे के साथ ही चेक एंड बैलेंस लगा दी हैं, तो इससे साफ दर्शाता है कि चीजों को किस तरीके से पिछले 70-75 साल में धीरे 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 गुथा गया कि भैया अगर एक जगह से कुछ नुकसान हो तो दूसरा बचाने के लिए बैकअप हो। मैं किसी, फिर से कह रहा हूं, पर्टिकुलर जज की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे के पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं, वो इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए ये लड़ाई लंबी होने वाली है। अगर आपको सिस्टम को सुधारना है, आपको चीजों को बेहतर करना है, तो ये लड़ाई काफी लंबी है, क्योंकि जड़ें बहुत गहरी हैं। इसलिए विष्णु शंकर जैन जैसे बहुत से वकीलों की जरूरत पड़ेगी, बहुत से एक्टिविस्टों की जरूरत पड़ेगी, बहुत से लोगों की जरूरत पड़ेगी जो खुल के बोल सके इस चीज के खिलाफ। और यही एएमआईएम है ना, जिसका नेता था अकबरुद्दीन ओवैसी, जो 15 मिनट की बात करता था, और इसी न्याय व्यवस्था ने यह कह दिया कि भैया जिस फोन से शूट हुआ ना, वो प्राइमरी एविडेंस कहां है, वो नहीं है तो छूट गया वो। तो मेरा सवाल यह है कि अगर मान लीजिए प्राइमरी एविडेंस नहीं था, तो इसका मतलब वो वीडियो मॉर्फ थी तो उसके लिए किसी को सजा क्यों नहीं दी गई? तो अगर कोर्ट को फैसला करना था तो संपूर्ण करना था, एंड तक पहुंचना था, या तो वीडियो सही थी या गलत थी। अगर सही थी तो सजा क्यों नहीं मिली, और गलत थी तो किसने गलत बनाई, उसको सजा मिलनी चाहिए थी। इस पे कोर्ट कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए बार बार यह सवाल उठता है कि देश में कब तक चलेगा ये सब। और एआईएमआईएम जैसी पार्टियां इन्हीं लूप होल का इस्तेमाल कर कर, इन्हीं सेंटिमेंट का इस्तेमाल कर कर
आगे बढ़ती हैं और ये ओवैसी जैसे लोग अपने आप को नया जिन्ना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब बीच बीच में थोड़ा सा अलतकिया हो जाता है। यही ओवैसी साहब, साहब जानबूझ के बोल रहा हूं, टॉन्ट है। बहुत लोग कहते हैं आप साहब क्यों बोल रहे हैं। भैया यही ओवैसी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या कर रहा था, भारत के लिए बहुत अच्छी अच्छी बात कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि इन 2-4 क्लिप का इस्तेमाल करके मैं आगे की राजनीति करूंगा कि देखिए मैं तो भारत के एक पक्ष में बोल रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर किस तरीके से विभाजनकारी राजनीति की जा रही है, किस तरीके से धर्म और मजहब के आधार पर राजनीति की जा रही है, कितना खतरनाक है। आप शरिया कोर्ट की बात कर रहे हैं इस देश के अंदर और फिर आप कह रहे हैं मैं सेक्युलर हूं। मतलब एक ही जीभ से आप दो शब्द समानांतर रूप से कैसे बोल सकते हैं। यही डबल स्टैंडर्ड है इन लोगों का और यही एक्सपोज होना चाहिए। विष्णु शंकर जैन के साथ एक बढ़िया बात यह है कि वो जिस भी चीज को हाथ लगाते हैं ना, उसे अपनी परिणति तक जरूर ले जाते हैं। हो सकता है कोर्ट ने थोड़ा सा ऑब्स्टेकल एक बीच में डाल दिया हो, लेकिन विष्णु शंकर जैन जब जिस लड़ाई को अपने हाथ में लेते हैं, उनके पिता, तो कहीं ना कहीं कंक्लूजन की तरफ तो उसे लेके जाते ही हैं। ठीक है, कुछ समय एक्स्ट्रा लगेगा, उसका इंतजार रहेगा, लेकिन धर्म के आधार पर इस तरह की पॉलिटिकल पार्टियां जब तक रजिस्टर होना बंद नहीं होंगी, तब तक ये दुकान ऐसे ही चलती रहेगी। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।